था कि जो हमारे टिश्यूज है, स्पेशली हमने कार्टिलेज के बारे में देखा था, अभी हम बोन्स के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। ओके, तो बोन्स हमारी जो टिश्यूज है इसके बारे में फोकस करते हैं हम। तो बोन्स का जो इम्पोर्टेंट काम होता है, तो आपको मालूम है क्या वर्क होता है बेटा बोन का? बोन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विच एक्टिविटी? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्टिकुलर फंक्शन इन आवर बॉडी। क्या फंक्शन परफॉर्म करेंगे वो? बोन आपल्या Provide strength. शरीरामध्ये काही Provide कवरिंग्स strength. के लिए, सॉरी कवरिंग्स के लिए नहीं है, क्या काम करते हैं दूसरा? movement, हेलो, movement, यस यस, मूवमेंट के लिए काम में आते हैं। उसके बाद में प्रोटेक्शन का काम होता है ना, प्रोटेक्शन का। यस यस, जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, इन इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करती है बोन्स। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये फ्रेमवर्क तयार करती है। फ्रेमवर्क मीन्स एक ढांचे लाईक स्ट्रक्चर तयार करते है। समजा आता आपल्या बॉडीमध्ये सपोर्ट देण्याचं काम करते, त्याचबरोबर फ्रेमवर्क तयार करते। आपण बोन नसते तर एका पर्टिक्युलर मॅनर मध्ये अरेंज झालो असतो का? म्हणजे आपले बॉडीचं जे स्ट्रक्चर आहे किंवा आपलं पोस्चर आहे हे प्रॉपर मॅनर मध्ये अरेंज झालं नसतं, त्यासाठी फ्रेमवर्क म्हणून काम करत असते। ये बॉडी को सपोर्ट देने का काम करती है, आपल्या बॉडीला सपोर्ट सुद्धा देत असते ते प्रॉपरली। आणि सपोर्ट दिल्यानंतर त्या ठिकाणी बाकीचे सुद्धा काही त्याचे महत्वाचे फंक्शन्स असतात। आता हे फंक्शन्स काय आहेत? तर यामध्ये आता रेड बोन मॅरो प्रेझेंट आहे। रेड बोन मॅरो द्वारे काय होत असतं की आरबीसीचं फॉर्मेशन म्हणजे आपल्या ब्लडचं फॉर्मेशन होत असतं। ओके, तर आता आपल्याला बोन्स एक्झॅक्टली मध्ये कसं असतं किंवा त्याच्यानंतर त्याचं कंपोजिशन कसं असतं सगळं डिटेलमध्ये डिस्कस करायचं आहे। तर बोन्स मध्ये पहिल्यांदा एक स्पेशल टाईपचं मॅट्रिक्स प्रेझेंट असतं, त्याला आपण ऑसिन कन्सिडर करतो। क्या बोलते हैं इसको? ऑसिन बोलते बेटा, ऑसिन। जसं मी तुम्हाला कार्टिलेज मध्ये कॉन्ड्रिन नावाचं ब्लूइश कलरचं मॅट्रिक्स सांगितलं होतं, तशा प्रकारे आपल्या बोन्स मध्ये जे मॅट्रिक्स प्रेझेंट आहे दैट मैट्रिक्स इज ऑसिन। और बोन को हार्डनेस किसकी वजह से आती है, कौन बताएगा मुझे? बोन को हार्डनेस किसकी वजह से आती है? इट इज अ हार्ड स्ट्रक्चर इन आवर बॉडी। हार्डनेस जो होती है ना, स्ट्रेंथ होती है, वो स्ट्रेंथ किसकी वजह से आती है? क्या होता है उसके अंदर? कोलेजन। कोलेजन तो होता ही है, डेफिनेटली कोलेजन भी होता है, मगर दूसरा क्या होता है जिसकी वजह से उसको हार्डनेस आती है? कैल्शियम। यस, कैल्शियम का जो होते कुछ साल्ट्स होते कैल्शियम के, कॅल्शियमचे साल्ट्स असतात काही त्याच्यामध्ये, त्यामध्ये त्यालाचं नाव आहे बघा, दॅट वी कॉल्ड एज अ हायड्रॉक्सी ॲपेटाइट। यू नो हायड्रॉक्सी ॲपेटाइट? हायड्रॉक्सी ॲपेटाइट माहिती आहे तुम्हाला कशाला म्हणतात हायड्रॉक्सी ॲपेटाइट? yes sir, हाइड्रोक्सी एपिटाइट क्या होता है बेटा? हाइड्रोक्सी एपिटाइट calcium and phosphorus, यस, तो उसके कॉम्बिनेशन से एक सब्सटेंस बनता है। देखो, तो पानी जब समझो कैल्शियम उसके साथ में मिक्स किया जाएगा, तो मिक्स करने के बाद वहां पे जैसे आप प्लास्टर ऑफ पेरिस दिखते हैं, जैसे कि कोई भी मूर्ति वगैरह बनाते हैं उसके द्वारा, मूर्ती बनवतो ना प्लास्टर ऑफ पॅरिस सारखी, प्लास्टर ऑफ पॅरिस बघा किती हार्ड असते ते, तशा प्रकारचा सबस्टन्स ह्याच्यामध्ये प्रेझेंट असतो। ओके, त्याला आपण म्हणतो हायड्रॉक्सी ॲपेटाइट। आणि हा हायड्रॉक्सी ॲपेटाइट जो असतो तो काय करत असतो, त्या बोनला हार्डनेस जी असते ती वाढवत असते त्या बोनची, किंवा म्हणजे काय म्हणतो मजबूती, म्हणून ती मजबूती वाढवत असते त्याची। त्यानंतर याच्यामध्ये पर्टिक्युलर टाईपच्या सेल्स असतात, त्यांना आपण काय कन्सिडर करणार, दॅट वी कॉल्ड द ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स हमारे कार्टिलेज में हमने कौन से सेल्स देखे थे बेटा, बताओ मुझे? याच्यामध्ये कॉन्ड्रोसाइट। पर्टिकुलर टाइप के सेल, यस वेरी गुड, दैट इज कॉन्ड्रोसाइट्स। और उनको फॉर्म करने वाले कौन से सेल थे? कॉन्ड्रोब्लास्ट। उनको फॉर्म, यस वेरी गुड। उसी तरह यहाँ पे बोन्स में 3 टाइप के सेल्स मिलते हैं। अभी 3 टाइप के सेल्स कौन से देखिए। एक तो होती है सबसे कॉमन, उसको ऑस्टियोसाइट बोलेंगे। ऑस्टियोसाइट सबसे कॉमन होती है, ऑस्टियोसाइट्स। ऑस्टियोसाइट्स, हाँ, ये जो सेल्स होती है वो सबसे कॉमन होती है, जो कि ऐसे ग्रुप में प्रेजेंट होती है, ऐसा बल्जिंग स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है, उसको लॅक्युना कहा जाता है, लॅक्युनी और लॅक्युना। आता समजा अशा प्रकारचं एक स्ट्रक्चर प्रेझेंट असतं, तर आणि या स्ट्रक्चरच्या मध्ये अशा प्रकारच्या काही सेल्स प्रेझेंट असतात, या स्ट्रक्चरला आपण काय कन्सिडर करत असतो,
द स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द लॅक्युनी, त्याला लॅक्युनी म्हणतात. आणि याच्यामध्ये असणाऱ्या सेल्सला आपण ऑस्टिओसाइट्स म्हणतो. दुसरा सेलचा प्रकार जो असतो दॅट इज अ ऑस्टिओब्लास्ट. हे कॉमन आहेत ऑस्टिओसाइट. दुसरा प्रकार जो आहे तो ऑस्टिओब्लास्ट. याचं काम काय असेल ऑस्टियोब्लास्ट? वहां पे जैसा कॉन्ट्रोब्लास्ट का रोल था यहाँ पे वैसे ही ऑस्टियोब्लास्ट का रोल है. क्या होगा बेटा इसका रोल बताओ मुझे. व्हाट इज द रोल ऑफ ऑस्टियोब्लास्ट? Formation of osteocytes. Yes, formation of osteocytes. Very good. They are responsible for formation of osteocytes. Osteocytes को फॉर्म करती है. इसी की वजह से इसको हम बोन फॉर्मिंग सेल भी बोलते हैं. These are also called as a bone forming cells. Okay. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसके साथ में कुछ एडिशनल स्ट्रक्चर भी प्रेजेंट होते हैं, एडिशनल सेल्स प्रेजेंट होते हैं तीसरे टाइप की. उसका नाम है ऑस्टियोक्लास्ट. आता याचा काय रोल असेल बरं, कोण सांगेल? व्हाट इज द रोल ऑफ दिस ऑस्टियोक्लास्ट? दीज आर थर्ड सेल्स व्हिच इज प्रेजेंट इन सपोज बोन, जो कि एडिशनल है. देखो इसके अंदर ऑस्टियोक्लास्ट नाम की जो सेल्स होती है, इसका काम क्या होगा? व्हाट इज द रोल ऑफ दिस ऑस्टियोक्लास्ट? जैसे देखो, पहले तो ऑस्टियोब्लास्ट जो है उसको हम बोन फॉर्मिंग सेल बोलते हैं. उसके बाद में ऑस्टियोसाइट जो होते हैं उनको बोन मेंटेनिंग सेल बोलते हैं. और ये ऑस्टियोक्लास्ट नाम की जो थर्ड वन सेल्स है, इनको क्या बोलेंगे? क्या फंक्शन होगा इसका? व्हाट इज द रोल ऑफ दिस ऑस्टियोक्लास्ट? एनीबॉडी फ्रॉम यू बेटा बताओ. ऑस्टियोक्लास्ट नाम की जो सेल्स होती है, इसका रोल क्या होगा? ऑस्टियोक्लास्ट मालूम है या नहीं है? बताओ मुझे. मालूम नहीं है तो मैं डायरेक्टली इसका फंक्शन बताता हूँ. ऑस्टियोक्लास्ट, मेरी आवाज आ रही है आपको सबको? आई एम ऑडिबल Yes, टू यू और sir. नॉट? ओके. ऑस्टियोक्लास्ट मीन्स बोन डिग्रेडिंग सेल्स. बोन डिग्रेडिंग सेल्स. डिग्रेडिंग सेल्स क्या बोलेंगे हम? डिग्रेडिंग सेल्स मीन्स व्हाट? जो सेल्स बोन जो होती है, बोन्स की सेल जो होती है, उनको क्या करती है? डिग्रेड करने का काम करती है. मीन्स अभी समझो कुछ सेल्स हमारे बॉडी में, बोन्स की सेल्स ओल्ड हो जाती है या फिर डैमेज हो जाती है. तो ये जो डैमेज सेल्स है, ओल्ड सेल्स है, उनको वो क्या करेगी? खुद के अंदर इंगल्फ करेगी और उसको डेड मीन्स उसको डिग्रेड कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी. ऐसी एक्टिविटी इस ऑस्टियोक्लास्ट की होती है. ऐसे तीन टाइप के सेल्स हमारे बोन्स के अंदर पाए जाते हैं. एक तो होते हैं देखो, दैट इज ऑस्टियोब्लास्ट, सॉरी ऑस्टियोसाइट्स. नेक्स्ट वन इज ऑस्टियोब्लास्ट. और तीसरा वाला जो होता है वो होता है ऑस्टियोक्लास्ट. अभी जो ऑस्टियोसाइट्स नाम की सेल जो होती है वो एक स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होती है, उसको हम लैक्यूना कहते हैं. लैक्यूनिया और लैक्यूने बोलते हैं. तो देखिए, ऐसे हमारे बोन की अरेंजमेंट होती है. डायग्राम में यहाँ पे क्लियरली आपको मेंशन किया गया है हमारे बोन्स कैसे होते हैं वो. तो ये देखिए, दीज आर दी बोन सेल्स. यहाँ पे जो मेंशन की गई है ये हमारी बोन सेल्स है. और ये इतनी कॉम्पैक्ट बोन टिश्यू होती है कि एक दूसरे के साथ में वो अटॅच होती. आपल्याला वाटतं तरी का बोन मध्ये सेल्स असतील किंवा बोन हे एक प्रकारचं मधल्या साईडला मॅट्रिक्स वगैरे असेल म्हणून? असं वाटतच नाही आपल्याला. आपल्याला वाटतं की बोन हे एक प्रकारचं हार्ड स्ट्रक्चर आहे. मात्र बोन मध्ये सुद्धा सेल प्रेझेंट असतात. त्याच्यामध्ये सुद्धा त्याचं मॅट्रिक्स प्रेझेंट असतं, ऑसिन नावाचं. मात्र हे मॅट्रिक्स हार्ड असतं. और वो हाइड्रोक्सीएपेटाइट से बनता है देखो हमारे बॉडी के अंदर. अभी दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम डिस्कस करने वाले हैं. नाउ वी डिस्कस द नेक्स्ट वन कंसेप्ट. तो ये कंसेप्ट जो है एक्चुअली वो है देखो हमारे बोन के फंक्शन से रिलेटेड. पहले ही आपके उसके फंक्शन आपसे ये करके लिए है. तो भी एक बार उन्होंने पूरे फंक्शंस डिस्कस किए यहाँ पे. तो बोन क्या करते हैं हमारे बॉडी में? स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क का काम करते हैं. दे प्रोवाइड स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क. मैंने पहले ही कंसेप्ट बताया देखो ये आपको. आपल्या बॉडीला एक प्रकारचा आकार देत असतो तो. उसके बाद में देखिए, ये सपोर्ट का काम करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं. फिर वेट बियरिंग, हमारी बॉडी का वेट सहन करते हैं, जो भी मसल की वजह से या फिर हमारे फैट की वजह से हमारा वजन तैयार होता है. तो वो बोन्स जो लिम्स में प्रेजेंट होते हैं वो क्या करते हैं? उसको एक्सेप्ट करते हैं, मीन्स उसको स्टेबल रखते हैं हमारे वेट को. उसके बाद में देखिए, लोकोमोशन और मूवमेंट के लिए तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी का ये. और लास्टली इट कंटेन द बोन मैरो. ओके.
That bone marrow are of two types. First one is the red bone marrow and second one is the yellow bone marrow. What is the benefit of the red bone marrow बेटा? रेड बोन मॅरो आणि येलो बोन मॅरोचे बेनिफिट सांगा मला. रेड बोन मॅरो आपल्याला कशासाठी आवश्यक असतो आणि येलो बोन मॅरो आपल्याला कशासाठी आवश्यक असतो? दोघांचे फंक्शन्स काय आहेत? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऍक्टिव्हिटी? रेड बोन मॅरो अँड येलो बोन मॅरो दे हाँ बताओ. Red bone marrow produce blood. करेक्ट, वेरी गुड. इट प्रोड्यूस ब्लड, वेरी गुड. उसके बाद में येलो बोन मैरो का बेनिफिट क्या है? Fat ये थोड़ा सा नया storage. है आपको. यस, वेरी गुड. दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फैट स्टोरेज. फैट को स्टोर करता है. करेक्ट. इट इज यूजफुल फॉर द फैट स्टोरेज. जितने भी अभी देखिए, आप बोलेंगे फैट तो सर हमारे स्किन के नीचे प्रेजेंट होते हैं. डेफिनेटली हमारे स्किन के नीचे भी प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे भी कुछ फैट स्टोर किए जाते हैं. तो वो पार्ट जो होता है येलो बोन मैरो नाम का, वो क्या करेगा? फैट की स्टोरेज के लिए काम में आएगा. ऐसे उसके इसके फंक्शंस होते हैं बोन के. तो अभी हम इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखेंगे. जो भी सेल्स होती है, क्या क्या प्रेजेंट होता है, स्पॉन्जी बोन किसे कहते हैं, उसके बाद में कॉम्पैक्ट बोन किसे बोलते हैं. तो देखिए, स्पॉन्जी बोन के बारे में आइडिया है कि बेटा आपको किसको बोलेंगे स्पॉन्जी बोन्स? यू हैव सम आइडिया रिगार्डिंग द स्पॉन्जी बोन? यहाँ पे पोर्ट कम दिया गया है, मगर थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ज्यादा जरूरत है इसकी. बताओ मुझे, स्पॉन्जी बोन के बारे में आइडिया है क्या आपको? व्हाट इज स्पॉन्जी बोन्स? Bone contains red bone marrow. करेक्ट, वेरी गुड. इट कंटेन रेड बोन मैरो, बट एक्चुअली इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बेटा? इट कंटेन रेड बोन मैरो, क्लियर. बट एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ऑफ स्पॉन्जी, अभी स्पॉन्जी नाम है तो उसके आपको नाम से ही उसका मीनिंग समझ में आया होगा. स्पॉन्जी बोन मैरो, ये स्पॉन्जी बोन मैरो है. तो इसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? स्पंज लाइक. अंदर की जो साइड होती है ना इसकी, कैसे होती है? स्पॉन्ज होती है. देखो, ये देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर है. जो हमारे लॉन्ग बोन के एंडिंग्स होते हैं, इस एंडिंग्स के अंदर स्पॉन्जी बोन मैरो स्पॉन्जी बोन प्रेजेंट होता है. तो ये जो होता है ना, अंदर से कैसा होता है? कॉम्पैक्ट नहीं होता, लूज होता है थोड़ा सा. ओके. येलो बोन मैरो के कंपैरिजन में, सॉरी, दूसरा वाला जो कॉम्पैक्ट बोन है उनके कंपैरिजन में इसके अंदर एअर सॅक्स प्रेझेंट होते, एअर गॅप्स प्रेझेंट होते. जसं आपला स्पॉन्ज कसा असतो तशा प्रकारे याच्यामध्ये एअरचे सॅक्स प्रेझेंट असतात, एअर गॅप प्रेझेंट असतात. तुम्हाला जर हे ऑब्झर्व करायचं असेल, एखादी जर लॅब मध्ये तुम्हाला एखादा जर ओल्ड बोन असेल आपल्याकडे, त्या ओल्ड बोनच्या वरचे जे एंडिंग्स असतात, आता समजा ह्युमरस आहे, रेडियस आहे, किंवा कोणताही पार्ट, स्पेशली ट्युमर्स वगैरे आहे, फिमर आहे, याच्यामधलं जर वरचं कव्हर काढलं आपण, ओके, एकदम एंडिंगच्या साईडचं, तर त्याचं वरचं कव्हर जर काढलं आपण, तर कव्हर काढल्यानंतर आपल्याला जसं छोटे छोटे एअर सॅक्स असतात तशा प्रकारचे एअर सॅक्स स्पंज सारखं स्ट्रक्चर मध्ये दिसतं. तर या स्ट्रक्चरला आपण काय कन्सिडर करत असतो? दी स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्पॉन्जी बोन. याला स्पॉन्जी बोन म्हणायचं. इसको स्पॉन्जी बोन कहा जाता है. तो इस स्पॉन्जी बोन का बेनिफिट ऐसा है, देखिए, कि इसके अंदर ही हमारा रेड बोन मॅरो प्रेझेंट होता है. याच्यामध्येच आपला रेड बोन मॅरो प्रेझेंट असतो, जो ब्लडच्या फॉर्मेशन साठी इसेन्शियल असतो. ओके. जो ब्लडच्या फॉर्मेशन साठी इसेन्शियल असतो. दुसरे बोन जे असतात त्यांना आपण कॉम्पॅक्ट बोन म्हणतो. आता कॉम्पॅक्ट बोन म्हणल्यानंतर तुम्हाला मिनिंगच लक्षात आला असेल. कॉम्पॅक्ट बोन किसे बोलेंगे? कॉम्पैक्ट बोन किसे बोलेंगे बेटा? वन में कॉम्पैक्ट बोन्स. Tight cells. यस. कॉम्पैक्ट बोन्स में वहां पे जो सेल्स होती है वो डेंसली अरेंज होती है, डेंसली पैक होती है. इसके अंदर कोई एयर चेम्बर वगैरह नहीं होता है, एयर सैक्स नहीं होते हैं. इसकी वजह से उसको हम क्या बोलेंगे? दैट वी कॉल्ड एज अ कॉम्पैक्ट बोन्स. और इस कॉम्पैक्ट बोन्स के अंदर हमारा येलो बोन मैरो प्रेजेंट होता है. कॉम्पैक्ट बोन के अंदर हमारा येलो बोन मैरो प्रेजेंट होता है. इसकी सेल जो होती है वो डेंसली पैक्ड होती है. इसके अंदर कोई गैप नहीं रहता, उसके अंदर स्पेसेस नहीं रहते हैं. ओके. और ये हमारे लॉन्ग बोन के शाफ्ट में पाया जाता है. शाफ्ट, यू नो शाफ्ट, लॉन्ग बोन के शाफ्ट में पाया जाता है. ये जो होता है लॉन्ग बोन, शाफ्ट किसे बोलते हैं बेटा? बता सकता है मुझे कोई? एनीबडी फ्रॉम यू? शाफ्ट किसे बोलेंगे? व्हाट वाज शाफ्ट? कशाला म्हणणार शाफ्ट? अतिशय महत्वाचं स्ट्रक्चर आहे.
लॉंग बोन जे असतात, समजा ह्युमरस घेतला आपण, त्याचबरोबर फिमर घेतलं. या फिमरला च्यामध्ये शाफ्ट कोणत्या स्ट्रक्चरला म्हणणार? विच स्ट्रक्चर इज कॉल्ड शाफ्ट? कोई भी इसका आंसर बता दीजिए मुझे. व्हाट इज माय शाफ्ट? किसे बोलेंगे हम शाफ्ट? दिस इज अ व्हेरी सिंपल क्वेश्चन फॉर यू. शाफ्ट म्हणजे मधला जो भाग असतो कशाचा? बोनचा, सेंटरचा. ओके, बोनला जर असं पकडलं आपण, मोठ्या बोनला असतो, जो ह्युमरस असेल किंवा रेडियस आपलं हे असेल, फिबर असेल, याला जर आपण सेंटरला पकड़ल, सेंट्रलचा जो भाग असतो त्याला शाफ्ट म्हणतात. दैट वी कॉल इट शाफ्ट. तो इस शाफ्ट में जो बोन पाया जाता है वो बोन कौन सा होता है? दैट बोन इज कॉल्ड एज अ कॉम्पैक्ट बोन. उसको हम कॉम्पैक्ट बोन बोलेंगे. और इस कॉम्पैक्ट बोन के अंदर ही क्या होता है? येलो बोन मैरो प्रेजेंट होता है. मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है आपको? आई एम ऑडिबल आ टू यू रही और नॉट? ओके. तो कभी कैसा रिस्पॉन्स अगर मिला तो समझ में आएगा कि मेरी आवाज आ रही है या नहीं आ रही है. तो वो जो है ना, वो शाफ्ट होता है. शाफ्ट के अंदर ये येलो बोन मैरो प्रेजेंट होता है. दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे तो डायरेक्टली यहाँ पे ये कर दिया है. दूसरा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर देखेंगे हम इसके अंदर का, बोन्स के अंदर का. तो बोन्स के अंदर एक स्पेशल टाइप की सिस्टम होती है, देखो. इसको हम बोलते हैं हायवर्शियन सिस्टम. आता ती हायवर्शियन सिस्टम कशी असते, एक शॉर्ट मध्ये आपण त्याचं डिस्क्रिप्शन करू. तर हायवर्शियन सिस्टम कशाला म्हणायचं, त्याचा नेमका रोल काय असतो, तो आपण पूर्ण डिटेल मध्ये डिस्क्रिप्शन देऊ बघू त्याचा. तर याच्यामध्ये बघा आता हायवर्शियन सिस्टम हम डिस्कस करेंगे, कैसी होती है वो सिस्टम. तो हायवर्शियन सिस्टम में देखिए, आपल्याला आपल्या बोन्स मध्ये अशा प्रकारची एक सिस्टम असते. सेंटरला एक हायवर्शियन कॅनल असतो. त्याच्यामध्ये ब्लड वेसल एक प्रेझेंट असते, एक नर्व प्रेझेंट असते, एक आर्टरी असते आणि एक सॉरी वेन असते. अशा प्रकारचे 3 स्ट्रक्चर असतात. याच्या सराउंडिंग मध्ये अशा प्रकारच्या काही रिंग्स असतात, कॉन्सेंट्रिक रिंग सारख्या. याला आपण म्हणतो कॉलिक्युलीज. These are called as collicules. They are present around the Haversian canal. Haversian कॅनलच्या बाजूला अशा प्रकारच्या कॉलिक्युलीज प्रेझेंट असतात. तर हे जे कॉलिक्युलीज असतात त्या अशा प्रकार कॉन्सेंट्रिक रिंगच्या पॅटर्न मध्ये प्रेझेंट असतात. दे आर प्रेझेंट इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक रिंग. ओके. तो अभी देखो, यहाँ पे ऐसे कुछ लैक्यूनास प्रेजेंट होते हैं और लैक्यूना के अंदर ऑस्टियोसाइट्स प्रेजेंट होते हैं. एज लाइक दिस. और these lacuna are interconnected with each other with the help of lamellis. ये लैमेली के द्वारा इंटरकनेक्टेड किए जाते हैं. यहाँ पे प्रेजेंट है तो यहाँ पे भी प्रेजेंट रहेगा. फिर इसके बाद में इसके अंदर भी सेल्स रहेंगे ऑस्टियोसाइट, इसके अंदर भी ऑस्टियोसाइट्स रहेंगे. तो ये जो होती है ना, ये ऐसे कनेक्ट कर देती है एक दूसरे के साथ में वो. और कनेक्ट करने के बाद थोड़ा सा रफ स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ हो रहा है, कंफ्यूजन मत होना, नहीं होना चाहिए आपका. अगर कुछ समझ में नहीं आया तो बेटा बताओ मुझे क्या है वो स्ट्रक्चर, मैं डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा. तो ये देखिए, ऐसे लैक्यूना प्रेजेंट होते हैं. दीज आर सम लैक्यूनास. और लैक्यूनास के अंदर से एक लाइन जाती है, इसको हम बोलते हैं लॅमेली. याला लॅमेली म्हणतात. कॉलिक्युली आणि लॅमेली हे 2 वर्ड लक्षात ठेवायचे. त्याचबरोबर हे गोल गोल स्ट्रक्चर मी जे काढत आहे आणि त्याच्यामध्ये छोटे छोटे दुसरे स्ट्रक्चर काढत आहे, तर ते जे स्ट्रक्चर आहे ते लॅक्युना आहेत आणि त्याच्यामध्ये असणारं स्ट्रक्चर म्हणजे आपल्या ऑस्टियोसाइट्स आहेत. त्या ऑस्टियोसाइट्स आता लॅक्युना एकमेकाला कनेक्ट झालेले आहेत ज्या स्ट्रक्चरद्वारे, त्याला लॅमेली म्हणायचं. लॅमेली आणि कॉलिक्युली या 2 वर्ड मध्ये कन्फ्युजन होते. आता सगळ्यांचे नाव लिहितो मी वाटल्यास इथं. रफ डायग्राम आहे, कन्फ्युजन होऊ देऊ नका. तर हा आहे हायवर्शियन कॅनल. आपल्या एनसीईआरटी बुक मध्ये हा कंसेप्ट दिलाच नाहीये, कंफ्यूजन हो देने का. हायवर्शियन कैनाल ये होता है. इसके अंदर 3 स्ट्रक्चर है, देखो. एक होती है आर्टरी, एक होती है वेन और एक होती है देखो नर्व. और ये जो है दीज आर द लैमेली. और ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो है कॉलिक्यूली. कॉलिक्यूली. ओके. और ये स्ट्रक्चर जो है ये है लैक्यूनी. ठीक है. और इसके अंदर है देखो ऑस्टियोसाइट्स.
ऑस्टियोसाइट्स, ये वाला। तो ये इनसे पूर्ण सभी से बनता है हमारा हैवर्शियन सिस्टम। और ये हैवर्शियन सिस्टम जो होता है वो हमारे बोन के अंदर पाया जाता है. दिस इज फाउंड इन आवर बोन. ओके, बोनच्या मध्ये अशा प्रकारचा हॅवर्शियन सिस्टम आपल्याला आढळत असतो. आणि दिस हॅवर्शियन सिस्टम इज अ फंक्शनल युनिट ऑफ कॉम्पॅक्ट बोन. दिस इज द फंक्शनल युनिट ऑफ आवर कॉम्पॅक्ट बोन. ऑफ बोन किंवा कॉम्पॅक्ट बोन लिहा वाटल्यास, कन्फ्युजन होऊ नये, काय हरकत नाही. फंक्शनल यूनिट ऑफ फॉर बोन, तो एक्चुअली स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट बोलते हैं इसको. यही होता है, देखो हमारे बोन का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो कि बोन्स के अंदर प्रेझेंट होता है. नाउ दिस हॅवर्शियन कॅनल्स, आता हॅवर्शियन कॅनल सुद्धा एकमेकाला कनेक्टेड असतात बघा. हॅवर्शियन कॅनल सुद्धा काय झालेले असतात, अशा प्रकारच्या कॉन्सेंट्रिक रिंगच्या बाजूने प्रेझेंट असणार प्रत्येक हॅवर्शियन कॅनलच्या बाजूला. आणि हे जे हॅवर्शियन कॅनल्स असतात, these हॅवर्शियन कॅनल्स आर कनेक्टेड टू each other with the help of another small canals. That small canals are called as a Holtzmann canal. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मगर याद में रखिए आपने तो कोई प्रॉब्लेम नहीं आएगा. देखो होल्समन कॅनल, अशा प्रकारचे स्ट्रक्चर आपल्या बोन मध्ये प्रेझेंट असते. हे जे आहे ते काय आहे, फंक्शनल आणि स्ट्रक्चरल आणि फंक्शनल युनिट आहे आपल्या बोन मधलं. हॅवर्शियन सिस्टम इज द स्ट्रक्चरल अँड फंक्शनल युनिट ऑफ आवर बोन. Okay, so these are having 4 to 5 important structure. The first one is the Haversian canal. After that, next one is the colliculi. Third one is the lamellae. Fourth one is the lacuna, or inside that lacuna, osteocytes are present. Now these osteocytes are connected to each other. Okay, इन सभी को मिला के जो स्ट्रक्चर बनता है, इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, दैट वी कॉल द हैवर्शियन सिस्टम. और जो हैवर्शियन सिस्टम है, दिस इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ आवर बोन. हमारे बोन का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है एक्चुअल. और ये जो हैवर्शियन कैनाल्स होते हैं, दो अलग अलग हैवर्शियन सिस्टम के, वो इंटरकनेक्टेड होते हैं विद द हेल्प ऑफ स्मॉल कैनाल. दैट कैनाल इज कॉल्ड एज अ होल्समन कैनाल. उसको हम होल्समन कैनाल बोलेंगे. चला आपण होल्समन कैनाल कन्सिडर करत असतो. हे समजलं का? नाउ दिस पॉइंट इज ओव्हर. बोन का पॉइंट यहाँ पे खत्म होता है. अगर समझ में नहीं आया तो वो भी बताओ बेटा मुझे. वर्षा समजलं का बेटा तुला? हो सर. ओके. बाकी के कैंडिडेट को समझ में आया या नहीं, बताओ. अगर कुछ डाउट है ना, समझ में नहीं आया तो क्लियरली बोलते रहो मुझे, कोई प्रॉब्लम नहीं. आपके डाउट क्लियर करना ही हमारा एम है. तो जो भी आपका डाउट है, ये सिर्फ डाउट सेशन है, तो भी मैं थोड़ा सा दोबारा आपका रिवीजन टाइप में कंप्लीट कर रहा हूँ. मुझे तो आपको इस टॉपिक, इस लेक्चर में सिर्फ डाउट एक्सपेक्टेड है, मगर तो भी जो क्वेश्चन ये हो गया है उसको रिपीट कर रहा हूँ मैं. हाँ, दूसरा कुछ डाउट है क्या बेटा इसके रिगार्डिंग? समझ में आया क्या? सानिका, अंजलि, स्नेहा, कावेरी, श्रावणी, काजल, ओके, वर्षा. तो सभी को समझ में आया. तो अभी हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करेंगे. मगर इससे पहले भी मैं जब पढ़ा भी रहा होता हूँ और तब भी आपको कुछ डाउट आ रहा है आपके माइंड में, तो प्लीज बिंदास पूछ लीजिए, मुझे कोई इशू नहीं है. हम वो डाउट क्लियर करने के लिए यहाँ पे तैयार है. ओके, तो देखिए ये हो गया हैवर्शियन सिस्टम के बारे में. समझ में आया ना हैवर्शियन सिस्टम का स्ट्रक्चर? कितने कैंडिडेट को समझ में आया और कितने कैंडिडेट को नहीं समझ में आया, वो भी बता दीजिए मुझे. हैवर्शियन सिस्टम का स्ट्रक्चर जो है वो कितने कैंडिडेट को समझ में आया और कितने कैंडिडेट को समझ में नहीं आया? सभी को समझ में आया ऐसा? हाँ, बहुत सारे कुछ कैंडिडेट ने बताया, कुछ कैंडिडेट नहीं बताया, नो इशू. तो देखिए अभी हम दूसरे टिश्यू की तरफ माइग्रेट करेंगे. दूसरा टिश्यू जो है हमारे बॉडी का, वो होता है, देखो बेटा, दैट इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू. फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में दो टाइप के फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू मैंने आपको बताए थे स्टार्टिंग में ही. कौन से फ्लूइड, दो टाइप के फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, बताओ मुझे. इसका एक्चुअल डिस्क्रिप्शन आप दूसरे एक टॉपिक में देखने वाले हैं, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन नाम के टॉपिक में. मगर उससे पहले मुझे बताओ कि इसके अंदर भी थोड़ा सा उसका डिस्कशन करने वाले हैं हम. या टॉपिक मध्ये सुद्धा आपण थोडंसं डिस्कशन करणार आहोत त्याच्याबद्दल. तर आपल्या शरीरामध्ये दोन फ्लूइड कनेक्टिव्ह टिश्यू प्रेझेंट असतात. कोणत्या कोणत्या दोन फ्लूइड कनेक्टिव्ह टिश्यू असतात सांगा बरं मला. 2 fluid connective tissues are present in case of human beings.
फ्लूइड कनेक्टिव्ह टिश्यूज. 2 फ्लूइड कनेक्टिव्ह टिश्यूज आर प्रेझेंट इन ह्युमन बीइंग्स. कोणते असतात ते? फ्लूइड कनेक्टिव्ह टिश्यू में 2 कॅटेगरी आहे. देखो, एक असतात म्हणजे ते आपलं ब्लड. ब्लड ही एक प्रकारची फ्लूइड कनेक्टिव्ह टिश्यू आहे. कन्फ्युजन होऊ देऊ नका. ब्लडचं जर तुम्हाला डेफिनेशन विचारलं तर अतिशय साधा आणि सोपं डेफिनेशन आहे. नाही तर मुलाला नेमकं कन्फ्युज होते की ब्लड म्हणजे नेमकं काय. ब्लड मीन्स अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ऐसा बोल दिया आपने तो करेक्ट हो गया आपका ये आंसर. उसके बाद में देखिए ब्लड के बाद में लीम्फ. ये दो जो है दीज टू आर फ्लूइड कनेक्टिव्ह टिश्यू इन आवर बॉडी. आपल्या बॉडी मधल्या 2 फ्लूइड कनेक्टिव्ह टिश्यू आहे. ते म्हणजे एक ब्लड आणि दुसरं म्हणजे लिम्फ. कारण फ्लूइड कनेक्टिव्ह टिश्यू याला का म्हणायचं? कारण की ते लिक्विड फॉर्मॅट मध्ये असतात. ओके, और वो बॉडी के ऑर्गन को कनेक्ट करती है एक दूसरे के साथ में. मीन्स ब्लड सप्लाई हर जगह करेगी, इसकी वजह से वो कनेक्ट करने का काम करेगी बॉडी को, पूरे बॉडी को एक दूसरे के साथ में. और उसके अंदर की जो टिश्यू सेल्स होती है वो सेल्स भी एक दूसरे के साथ में कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करती है. इसकी वजह से उसको हम क्या बोलेंगे? दैट वी कॉल एज अ फ्लूइड कनेक्टिव्ह टिश्यू. याच्यामुळे आपण याला फ्लूइड कनेक्टिव्ह टिश्यू असं कन्सिडर करत असतो. तर यामध्ये आता बघा फ्लूइड कनेक्टिव्ह टिश्यू मध्ये काय काय असतं. या आरबीसी आपलं ब्लड मध्ये पहिल्यांदा ब्लड मध्ये तुम्हाला माहित आहे कोणते कोणते कंटेंट असतात बरं? विच कंटेंट्स आर प्रेजेंट इन सम ब्लड? यहाँ पे आपको वेरी गुड, वेरी RBC, गुड, WBC, करेक्ट. तो देखिए प्लाज्मा, प्राइमरी जो है, करेक्ट, ब्लड का डिवाइडेशन करेक्ट करेक्ट करेक्ट. तो ब्लड का डिवाइडेशन 2 कंपोनेंट में होता है स्पेशली. तो एक होता है देखो हमारा प्लाज्मा, जो कि वाटरी सब्सटेंस होता है. इसका अमाउंट होता है देखो ब्लड में 55%. और दूसरा होता है देखो ब्लड कार्पस्कल, इसको फॉर्म्ड एलिमेंट भी बोलते हैं. ब्लड कार्पस्कल, फॉर्म्ड एलिमेंट्स, इसका अमाउंट जो होता है वो कितना होगा बेटा अभी? इथं जर सर्व प्लाझ्माचा अमाउंट 55% असेल तर याचा अमाउंट किती असायला पाहिजे? 45. 45. कारण की एवढं 100 मधून आपल्याला माइनस करायचं आहे म्हणजे 45% येईल ना याचा अमाउंट. तो 45% इसका अमाउंट होता है. देखो अभी देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे प्लाज्मा के अंदर क्या रहेगा? 90 to 92% क्या रहेगा? वाटर रहेगा. सिर्फ ओनली वाटर इज प्रेजेंट इन केस ऑफ प्लाज्मा, दैट इज 90 to 92%. आफ्टर दैट अदर एलिमेंट जो होते हैं वो 8 to 10% में होते हैं. आता अदर एलिमेंट्स कोणते कोणते असतात? आता अदर एलिमेंट्स मध्ये असतात बघा, प्रोटीन्स असतात, ब्लड प्रोटीन्स, अनेक प्रकारचे प्रोटीन्स असतात 7% मध्ये. सगळ्यात जास्त या अदर एलिमेंट्स मध्ये सगळ्यात जास्त प्रोटीन्स असतात 7 ते 8%, 7% जवळपास. तर हे प्रोटीन्स कोणते असतात? अल्ब्युमिन असतं, अल्ब्युमिन. उसके बाद में ग्लोब्युलिन नाम का प्रोटीन होता है. आता हे तुम्हाला इथे डिटेल मध्ये गरज नाही, तरी सुद्धा थोडंसं आला कंपोनेंट म्हणून आपल्याला डिस्कस करणं आवश्यक आहे. हे ऍक्च्युअली तुम्हाला बॉडी फ्लूइड आणि सर्क्युलेशन नावाच्या टॉपिक मध्ये हे आवश्यक आहे. अल्ब्यूमिन होता है, ग्लोब्युलिन होता है, हेपेरिन होता है, हिस्टामाइन होता है, इसके बाद में प्रोथ्रोम्बिन होता है और फाइब्रिनोजन होता है. ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट प्रोटीन्स हमारे प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होते हैं. दूसरी बात, यहाँ पे कुछ न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स वगैरह, अमाइनो एसिड्स, ठीक है, या विटामिन. उसके बाद में फिर क्या होता है इसके अंदर? नाइट्रोजनस वेस्ट भी पाए जाते हैं थोड़े बहुत क्वांटिटी में, और गैसेस पाए जाते हैं. गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, और कभी कभी कार्बन डाइऑक्साइड गलती से आ जाता है, मगर जनरली नॉर्मल कंपोनेंट जो है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये कंपोनेंट उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. तो ये है प्लाज्मा के कंपोनेंट है, प्लाज्मा के अंदर पाए जाने वाले कॉन्स्टिट्यूएंट्स. अभी कार्पस्कल जो है, ब्लड कार्पस्कल्स, उसको हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलते हैं. आता जे ब्लड कार्पस्कल आहे ऍक्च्युअली, ब्लड कार्पस्कल म्हणजेच फॉर्म्ड एलिमेंट्स. ब्लड कार्पस्कल मीन्स फॉर्म्ड एलिमेंट्स. तो फॉर्म्ड एलिमेंट्स में कोणत्या कोणत्या असतात बरं? आता तुम्ही सांगितलं तुम्हाला फॉर्म्ड एलिमेंट्स RBC, मध्ये कोणत्या WBC, कोणत्या? येस, व्हेरी गुड. दॅट इज आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, वेरी गुड, डब्ल्यूबीसी, हाँ, और प्लेटलेट्स, करेक्ट.
ये 3 स्ट्रक्चर्स आते हैं। आरबीसी को हम दूसरा नाम देते हैं बेटा, इसका नाम होता है इरिथ्रोसाइट्स। इरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम है देखो, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज ल्यूकोसाइट्स। ये ग्रीक नेम है हाँ, सभी। इरिथ्रा का वर्ड मीनिंग होता है रेड और साइट मीन्स सेल। यहाँ पे ल्यूको का मीनिंग होता है व्हाइट, साइट्स मीन्स सेल्स। और इसको जो है वो बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेटला थ्रोम्बोसाइट म्हणतात हा, दुसरं नाव आहे थ्रोम्बोसाइट, ग्रीक वर्ड नुसार ह्याचे नाव आहे। तो ये 3 टाइप के सेल्स हमारे ब्लड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअली इसमें भी और बहुत सारे कैटेगरीज है, उसका भी एक्सप्लेनेशन है, मगर वो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन टॉपिक में यहाँ पे दिया गया है आपको डिटेल में, तो वो वहां पे पढ़ेंगे। फिर डब्ल्यूबीसी का डिवाइडेशन होता है देखो, डब्ल्यूबीसीचं डिवाइडेशन 2 कॅटेगरीमध्ये असतं, ग्रॅन्युलोसाइट आणि अग्रॅन्युलोसाइट्स। ग्रॅन्युलोसाइट्स आणि एंड अग्रॅन्युलोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी का डिवाइडेशन काय असेल बरं, ग्रॅन्युलोसाइट आणि काय असेल अग्रॅन्युलोसाइट सांगा मला। ग्रैनुलोसाइट क्या होगा और अग्रैनुलोसाइट क्या होगा। WBC are divided into 2 category. These are granulocyte and agranulocyte. What is by granulocyte? What is by agranulocyte? Granulocytes contain granules. Yes, very good. और एग्रेनुलोसाइट के अंदर क्या होगा, ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट नहीं होंगे। सिंपल, इतना ही सिंपल ये पॉइंट था ये। ग्रॅन्युलोसाइट म्हणजे काय, जर समजा आपण याला स्टेन केलं, डब्ल्यूसी का अगर हमने स्टेन किया तो स्टेन करने के बाद यू नो स्टेन डाई, स्टेन डाई माहित है तुम्हाला। Yes, sir. स्टेन क्या होता है बेटा, किसको कहा जाता है स्टेन। आपल्या बायोलॉजी मध्ये एखादी सेल जर आपल्याला मायक्रोस्कोप खाली व्यवस्थित दिसत नसेल, किंवा काही स्ट्रक्चर असे असतात की त्याच्यामधले स्ट्रक्चर आपल्याला प्रॉमिनंट दिसत नसतात, डिफरन्शिएट आपल्याला करता येत नसतं, मग अशा स्ट्रक्चरच्या वेळेस आपण काय करत असतो, त्या ठिकाणी काही पर्टिक्युलर कलरचा वापर करत असतो, डाईजचा वापर करत असतो। त्या डाईजला आपण काय कन्सिडर करणार, दॅट वी कॉल्ड एज अ स्टेन। जैसे कि एसिटोकार्बाइन होता है, सैफ्रानिन होता है, ओके, हेमेटोसाइलिन होता है, यूओसिन होता है, ऐसे कुछ स्ट्रेन्स होते हैं। तो उसको अगर हमने स्टेन कर दिया इस डब्ल्यूबीसी को, तो स्टेन करने के बाद उसके अंदर समझो तो कुछ ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं उसके साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म के अंदर कुछ पार्टिकल्स दिख रहे हैं, कुछ ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, दैट वी कॉल द ग्रैन्युलोसाइट्स। मगर जिसके साइटोप्लाज्म के अंदर कोई ग्रैन्यूल्स नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट वी कॉल्ड एज अग्रैन्युलोसाइट्स। ये दो अलग अलग टाइप के डब्ल्यूबीसी हमारे बॉडी के अंदर पाया जाता है। उसके बाद में देखिए, ये जो ग्रैन्युलोसाइट वाला स्ट्रक्चर है, इसके अंदर 3 टाइप के सेल्स होते हैं देखो। एक होता है न्यूट्रोफिल, दूसरा होता है देखो यूसिनोफिल और एसिडोफिल, यूसिनोफिल और इसी को ही एसिडोफिल कहा जाता है। और सबसे लास्ट में जो होता है देखो, वो होता है बेसोफिल। बेसोफिल, ऐसे 3 टाइप के सेल्स ग्रैनुलोसाइट के अंदर पाया जाता है। ये नाम किसके बेसिस पे दिए गए होंगे बेटा, बताओ मुझे। These names are given on the basis of which thing? न्यूट्रोफिल, यूसिनोफिल और बेसोफिल, ये जो नाम यहाँ पे दिए गए हैं वो कौन से बेसिस पे दिए गए होंगे। These names are given on the basis of which thing? सगळं आता जसं आपण त्याला ग्रॅन्युलोसाइट आणि अग्रॅन्युलोसाइट म्हणलोय, तसं या ग्रॅन्युलोसाइट मध्ये सुद्धा न्यूट्रोफिल, त्यानंतर यूसिनोफिल आणि बेसोफिल ही नाव दिली आहेत, इनके नाम दिए गए हैं। क्या रीजन होगा इसके पीछे, क्यों नाम दिए गए होंगे उसको, नाम में उसका मीनिंग है बेटा। जैसे आपने बताया ना ग्रैनुलोसाइट और ग्रैनुलोसाइट के बारे में, उसी तरह यहाँ पे बताना है आपको। न्यूट्रोफिल क्यों बोलेंगे, क्या रीजन होगा उसके पीछे न्यूट्रोफिल बोलने के पीछे, व्हाई दे आर कॉल्ड न्यूट्रोफिल्स। व्हाई दे आर कॉल्ड एज ए न्यूट्रोफिल्स, क्या रीजन होगा उसके पीछे न्यूट्रोफिल बोलने के पीछे। सांगा। अतिशय सोपा आणि साधा क्वेश्चन तुम्हाला विचारला आहे मी। काय असतं,
किसको बोलेंगे हम? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैंने पूछा आपको। न्यूट्रोफिल किसे बोलेंगे, एसिडोफिल किसे बोलेंगे और बेसोफिल किसे बोलेंगे? हम्म आई आस्क यू वेरी सिंपल क्वेश्चन. न्यूट्रोफिल म्हणजे काय असतं माहितीये का, की ज्यांना ज्या सेल्सला न्यूट्रल डाईजने कलर येत असतो, अशा प्रकारच्या सेल्सला आपण काय कन्सिडर करणार, दॅट वी कॉल द न्यूट्रोफिल. आता समजा जे आपण डाय वापरायलो, कोणतं ऍसिडिक डाय जे काय असेल ते डाय जे वापरायलो ते कसं असलं पाहिजे, न्यूट्रल असलं तर त्याला आपण काय म्हणायचं, न्यूट्रोफिल म्हणायचं. ज्याला न्यूट्रोफिलने कलर येत असेल, समजा तो कलर ऍक्सेप्ट करत असेल न्यूट्रल डायचा, त्याला न्यूट्रोफिल म्हणायचं. ज्याच्याद्वारे आता दूसरा सेकंड स्ट्रक्चर जो होता है, अगर उसने यूओसिन नाम का स्टेन एक्वायर किया, वो स्टेन एसिडिक स्टेन होता है, इसकी वजह से उसको एओसिनोफिल कहा जाता है या एसिडोफिल कहा जाता है. और सबसे लास्ट वाली जो कैटेगरी होती है, उनके जो ग्रेन्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, बेसिक स्टेन को एक्वायर करते हैं. बेसिक स्टेन की वजह से स्टेनिंग हो पाती है उनको, इसी की वजह से उसको बेसोफिल कहा जाएगा. ऐसे 3 कैटेगरी के सेल्स हमारे ग्रेनुलोसाइट के अंदर मिलते हैं हमको. उसके बाद में जो अग्रेनुलोसाइट वाली कैटेगरी होती है, इस अग्रेनुलोसाइट में भी 2 टाइप्स है. एक होता है देखो हमारे लिम्फोसाइट्स, एक प्रकार जो असतो तो असतो लिम्फोसाइट्स, और दूसरा जो टाइप होता है वो होता है देखो सेकंड वन कैटेगरी जो होती है, फर्स्ट वन इज अ लिम्फोसाइट, सेकंड वन इज द मोनोसाइट. ह्या दोन्ही सुद्धा तसं इम्युनिटीसाठी रिस्पॉन्सिबल असतात, पण स्पेशली लिम्फोसाइट हे इम्युनिटीसाठी सुद्धा रिस्पॉन्सिबल असतं. मेन काम असतं इम्युनिटीसाठी. याच्यामध्ये पुन्हा बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट असतात, 2 प्रकार या लिम्फोसाइट मध्ये. आणि मोनोसाइट ह्या स्कॅव्हेंजर सेल्स म्हणून काम करत असतात आपल्या शरीरामध्ये. म्हणजे डेड आणि खराब झालेले सेल्स असतात त्यांना तो मारत असतात. अशा प्रकारच्या काही पर्टिक्युलर सेल्स आपल्या बॉडीमध्ये, ब्लड मध्ये प्रेझेंट असतात. बघा इथे डायग्राम दाखवलेला आहे. यामध्ये आरबीसी डायग्राम पहिली डायग्राम आहे आणि इथे सगळं कॉम्बिनेशन दाखवलंय बघा. कॉम्बिनेशन काय दाखवलंय, रेड ब्लड सेल्स, उसके बाद में न्यूट्रोफिल्स, उसके बाद लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स. ओके, मोनोसाइट्स के बाद में फिर बेसोफिल्स और प्लेटलेट्स और व्हाइट ब्लड सेल्स. बाकी के व्हाइट ब्लड सेल मेंशन किए गए हैं. देखो आरबीसी का शेप कैसा है, हमारे एनसीईआरटी में दिया गया है. देखो आरबीसी का शेप बाइकॉन्केव होता है. डब्ल्यूबीसी ये ऐसे कैटेगरीज में पाए जाते हैं और प्लेटलेट ये ऐसे फॉर्म में पाए जाते हैं. तो दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज. ओके, स्पेशली इन अ ब्लड, ब्लड के अंदर पाए जाने वाले कंपोनेंट्स है. हेल्प इन द सर्कुलेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंस. ब्लड का काम तो आपको मालूम है क्या करता है, पर्टिकुलर सब्सटेंस को बॉडी में सर्कुलेट करने का काम करता है. ये काही सब्सटेंसला बॉडीमध्ये ट्रांसफर करण्याची ऍबिलिटी याच्यामध्ये असते. वो कैरी करेगा सब्सटेंस को, हमारी बॉडी के अंदर पास कर देगा, ऐसी एबिलिटी उसके अंदर होती है. उसके बाद में गैसेस को ट्रांसफर करता है, कुछ सब्सटेंस को ट्रांसफर करता है, ये इसके फंक्शंस होते हैं. ओके, अभी ये हो गया ब्लड के बारे में. ब्लड के बाद में दूसरा जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है वो होता है लिम्फ. आता लिम्फ बद्दल तुम्हाला दिलं नाही, तर आता लिम्फ बद्दल थोडं डिटेलमध्ये डिस्क्रिप्शन सांगतो मी तुम्हाला. लिम्फ का असतं कोण सांगेल बघा बेटा मला. लिम्फ क्या होता है और उसका फंक्शन क्या होता है? ये भी सिंपल सा क्वेश्चन मैंने आपको पूछा है, तो इसका आंसर मुझे आपसे एक्सपेक्टेड है. हम्म, कौन बताएगा Lymph मुझे is इसका used for आंसर? transportation. क्या 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 बताओ, करेक्ट है आपका आंसर, बताओ. दोबारा एक Lymph बार is रिपीट used for कीजिए. transportation. ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी काम में आता है, करेक्ट, वेरी गुड. दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स. अनदर वर्क ऑफ दिस lymph, it is responsible for the particular activity in our body. First one, it carries the nutrient to the particular parts. Okay. Another ability of this lymph, it is useful in the immune response. आपल्या इम्युन रिस्पॉन्स मध्ये, आपल्या इम्युनिटी पॉवर मध्ये, रेजिस्टन्स पॉवर मध्ये अतिशय महत्वाचा रोल प्ले करत असते लिम्फॅटिक सिस्टम. पूर्ण जी सिस्टम आहे ना लिम्फॅटिक सिस्टम, ही पूर्ण लिम्फॅटिक सिस्टम आपल्या इम्युनिटी मध्ये महत्वाचा रोल प्ले करत असते. बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो. ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है बेटा, कौन बताएगा मुझे. लिम्फ के अंदर माहिती आहे का काही लिम्फ बद्दल तुम्हाला? लिम्फ मध्ये काही पर्टिकुलर कंपोनेंट प्रेजेंट असतात. कौन से कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे लिम्फ के अंदर? देखो
एक तो इसके अंदर क्या होता है, लिम्फोसाइट नाम के सेल का अमाउंट सबसे ज्यादा होता है, लिम्फोसाइट्स. त्याच्यानंतर काय असतं माहितीये का, बाकी लिक्विड असल्यासारखं, जसं आपलं टिश्यू फ्लुइड असतं, टिश्यू फ्लुइड आणि लिम्फ हे जे आहे ते जवळपास सारखं आहे. ठीक है. मगर ब्लड के अंदर के कुछ कंपोनेंट इसके अंदर एब्सेंट होते हैं, जैसे कि आरबीसी एब्सेंट होता है, फिर प्लेटलेट्स वगैरह, ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, कुछ प्लाज्मा प्रोटीन एब्सेंट होते हैं इसके अंदर. बाकी का जो कंपोजिशन है वो से कंपोजिशन ब्लड का और इसका सेम होता है, सिर्फ आरबीसी को छोड़ के और उसके बाद में कुछ ब्लड प्रोटीन को छोड़ के ऐसे कंपोनेंट उसके अंदर नहीं रहेंगे, मगर बाकी का मटेरियल सेम होता है. तो इसका काम क्या होगा, एक तो इम्यूनिटी सिस्टम में मेन रोल प्ले करेगा, और दूसरा काम जो होता है वो क्या करता है कि हमारे न्यूट्रिएंट जो होते हैं वो हर जगह ट्रांसफर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. और उसके बाद में इट कलेक्ट द वेस्ट मैटर फ्रॉम द डिफरेंट टिश्यू एंड ड्रेन टुवर्ड द ब्लड, ब्लड की तरफ ट्रांसफर कर देगा एक्सक्रीट मैटर को भी, जो टिश्यू के अंदर फॉर्म होता है वो टिश्यू के अंदर वाला जो एक्सक्रीट मैटर है उसको कलेक्ट करेगा, कलेक्ट करने के बाद ब्लड के अंदर छोड़ देगा, ब्लड उसको पर्टिकुलर बॉडी पार्ट की तरफ ट्रांसफर करेगा, मीन्स किडनी की तरफ ट्रांसफर करेगा. ऐसी एबिलिटी भी इसके अंदर होती है. तो दीज आर सम फंक्शन्स ऑफ लिम्फ. आता लिम्फॅटिक सिस्टीम जर आपण बघितली, लिम्फॅटिक सिस्टम मध्ये आता तसं लिम्फॅटिक सिस्टम इथं बघण्याची गरज नाही, कारण का फक्त आपल्याला इथं कनेक्टिव्ह टिश्यू विचारलंय, त्याने सिस्टम नाही विचारलं. तसं लिम्फॅटिक सिस्टम बघायला गेलं, लिम्फॅटिक सिस्टम मध्ये लिम्फॅटिक वेसल्स येत असतात, त्याचबरोबर लिम्फ फ्लुइड येतच येतं, त्याचबरोबर लिम्फॅटिक नोड्स येत असतात. अशा प्रकारचे काही स्ट्रक्चर त्यांनी इंक्लूड केलेले असतात. बट यहाँ पे आपको हमको क्या देखना है, सिर्फ कनेक्टिव टिश्यू देखना है, और वो कनेक्टिव टिश्यू कौन सी है, यहाँ पे लिम्फ है सिर्फ. लिम्फ इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जैसे कि ब्लड के बाद में सेकंड वाली. समझ में आया? दिस पॉइंट इज क्लियर और नॉट? Yes, sir. ओके. बाकी के कैंडिडेट को समझ में आया या नहीं आया, वो बताओ. सर्वांकडून मला थोडंसं काही एक्सपेक्टेशन आहे, नाही तर मी बोलत जाणार, तुम्ही ऐकत जाणार, असं काही होऊ नये. इंटरॅक्टिव्ह झालं पाहिजे थोडंसं. काही तुमचे जर डाउट्स असतील तर ते डाउट्स आपल्याला क्लिअर झाले पाहिजे या ठिकाणी. तर आता आपण फक्त कनेक्टिव्ह टिश्यू पर्यंत आलोय. ओके. हाँ, जो आपको डाउट है ना बेटा, वो आप माइक ऑन करके बता ही दीजिए मुझे, नहीं तो फिर डायरेक्टली क्या कीजिए कि माइक ऑन करके नहीं बता सकते आप मुझे, तो चैट बॉक्स में भेज सकते हैं मुझे, नो इश्यू. चॅट बॉक्स मध्ये सुद्धा तुम्ही सांगू शकता. हम्म. वर्षा, काजल, कावेरी, स्नेहा, अंजलि, श्रावणी, सानिका एंड अफान. बेटा कुछ डाउट है क्या आपके माइंड में? डाउट अगर है तो बता दीजिए मुझे. सांगा तुमच्या माइंड मध्ये जो काही डाउट असेल तर तो तुम्ही विचारू शकता मला. इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग आवर क्लास, यू आस्क मी. है कुछ डाउट? सांगा. No, sir. नो, ओके, चलेगा. तो देखिए, अभी हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेंगे सिर्फ मस्कुलर टिश्यू का, और क्लास यहाँ पे स्टॉप कर देंगे. नहीं, ओके, कावेरी, नो प्रॉब्लम बेटा, चलेगा. तो देखिए, आज के लिए थोड़ा सा मस्कुलर पोर्शन का इंट्रोडक्शन, मस्कुलर टिश्यू, तो उसका सिर्फ इंट्रोडक्शन ले लेंगे और क्लास स्टॉप करेंगे. तो इंट्रोडक्शन में मस्कुलर टिश्यू जो होती है, मस्कुलर टिश्यू का फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज द रोल ऑफ मस्कुलर टिश्यू? कौन सी body टिश्यू कहा movement. जाता है उसको? यस, वेरी गुड, दैट इज यूजफुल फॉर द बॉडी मूवमेंट. बॉडी की मूवमेंट के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वो. तो देखिए, अभी मस्कुलर टिश्यू, दीज आर दी कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू. कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू, इसको कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू कहा जाता है. क्या रीजन होगा उसके पीछे, व्हाई दे आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज? मस्कुलर टिश्यू Because जे it can असतात त्यांना, यस, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्ट्रैक्शन. वो कॉन्ट्रैक्शन करती है, इसकी वजह से उसको हम क्या बोलते हैं, दैट वी कॉल्ड एज अ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यूज. त्याच्यामध्ये कॉन्ट्रॅक्शन होऊ शकतं, म्हणून अशा प्रकारच्या टिश्यूजला आपण काय कन्सिडर करत असतो, दे आर कॉल्ड ऍज अ कॉन्ट्रॅक्टाइल टिश्यूज. ओके, कॉन्ट्रॅक्शन होऊ शकतं म्हणून. आता बघा याच्यामध्ये
तीन कॅटेगरीच्या कॉन्ट्रॅक्टाइल टिश्यू असतात, सॉरी मस्क्युलर टिश्यू असतात. एक असतात ते म्हणजे स्मूथ मसल्स, त्याला आपण विसरल मसल सुद्धा म्हणू शकतो, त्याला अनस्ट्रायटेड मसल सुद्धा म्हणू शकतो. ओके, असे 3-4 नावं त्याला आहेत, कोणाला, त्या टिश्यूजला. त्याच्यानंतर दुसरा प्रकार जो असतो, सेकंड वन कैटेगरी, दैट इज अ स्केलेटल मसल्स. स्केलेटल मसल को दूसरा नाम क्या है बेटा, बताओ मुझे कोई. स्केलेटल मसल्स आर आल्सो कॉल्ड एज, स्केलेटल मसल्सला आपण दुसरं एक नाव देत असतो, त्याचं नाव आहे, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज अ स्ट्रायटेड मसल्स. स्केलेटल मसल्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज स्ट्रायटेड मसल्स. त्याच्यानंतर त्याला आपण तिसरे एक नाव देऊ, व्हॉलेंटरी मसल्स सुद्धा म्हणतात बघा त्याला, कारण ते व्हॉलेंटरी फंक्शन साठी रिस्पॉन्सिबल असतात म्हणून त्याला व्हॉलेंटरी मसल्स म्हणतात. आणि तिसरी कॅटेगरी जी असते मसल्सची, कोणती असते, थर्ड वन कॅटेगरी ऑफ मसल्स, टेल मी. Cardiac muscle. Third one, very good. Cardiac muscles are located in which part of our body? Heart. Cardiac muscles are, yes, very good. They are located in the heart area. तो फक्त हार्ट एरियामध्येच लोकेटेड असतात, हार्ट एरियामध्ये प्रेझेंट असतात, म्हणून त्यांना आपण कार्डियक मसल्स असं वर्ड वापरत असतो. तो देखो, अभी स्मूथ मसल्स ये इन्वॉल्ट्री फंक्शन परफॉर्म करती है. इन्वॉल्ट्री फंक्शन मीन्स जो हमारे विल के ऊपर डिपेंड नहीं होता, उस फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, दैट फंक्शन इज कॉल्ड एज अ इन्वॉल्ट्री फंक्शन. ओके, तो स्मूथ मसल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इन्वॉल्ट्री फंक्शन, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज इन्वॉल्ट्री मसल्स. ओके, अभी इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल सा स्ट्रक्चर होता है, फ्यूजिफॉर्म होता है, दोनों साइड से एक्यूट होता है और सेंट्रल में बेली लाइक पार्ट होता है. इस स्ट्रक्चर को हम फ्यूजिफॉर्म स्ट्रक्चर बोलते हैं, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर बोलते हैं. और दीज आर यूनिन्यूक्लिएटेड सेल्स. यूनिन्यूक्लिएटेड मीन सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है उसके अंदर, और ये हमारे विसरल ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट होते हैं. विसरल ऑर्गन किसे कहा जाएगा, बताओ मुझे, बॉडी में विसरल ऑर्गन्स. Smooth muscles are found in our visceral organs, visceral structures, visceral part. Internal What about parts. visceral? Correct, very good. They are present in the internal parts. अपने internal parts के अंदर present होते हैं वो, इसी की वजह से उसको visceral muscular tissue भी कहा जाता है, visceral muscle भी कहा जाता है. उसके बाद में नेक्स्ट वन स्ट्रक्चर देखिए कि ये एक ही न्यूक्लियस इसके अंदर पाया जाता है, उसका न्यूक्लियस एक ही होता है, वो सेंट्रल में प्रेजेंट होता है. तो फ्यूजिफॉर्म शेप कैसा होता है वो बताता हूं मैं, सिलिंड्रिकल और फ्यूजिफॉर्म शेप इसका. तो फ्यूजिफॉर्म शेप जो है ना, ये स्ट्रक्चर ऐसा होता है बेटा, एज लाइक दिस. अशा प्रकारचं फ्यूजिफॉर्म स्ट्रक्चर असतं. या शेपला आपण काय कन्सिडर करत असतो, दिस शेप इज कॉल्ड फ्यूजिफॉर्म शेप. या आकाराला फ्यूजिफॉर्म आकार म्हणतात. इसके अंदर सेंट्रल में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, दोनों साइड की एंड जो होंगे वो एक्यूट होंगे, और सेंट्रल का पार्ट जो होगा थोड़ा सा ब्रॉड पार्ट होगा. और ऐसा हमारे स्ट्रक्चर किसका होता है, हमारे स्मूथ मसल का होता है. स्मूथ का म्हणणार त्याचा अर्थ तुम्हाला सहज समजू शकतो, कारण त्याचं सॉफ्ट असतात ते, म्हणून त्याला स्मूथ म्हणतो आपण. आणि ते इन्व्हॉल्ट्री फंक्शन परफॉर्म करत असतात, आपल्या इच्छेवर डिपेंड नसणारे फंक्शन जे असतात त्याच्यासाठी तो रिस्पॉन्सिबल असतात, म्हणून त्याला आपण इन्व्हॉल्ट्री मसल सुद्धा वर्ड वापरू शकत असतो. हा दुसरा वाला प्रकार बघा, सेकंड वाला. आता दुसरा वाला प्रकार काय असतो हे फक्त इंट्रोडक्शन सांगत आहे, नेक्स्ट लेक्चर मध्ये पूर्ण डिटेल मध्ये डिस्क्रिप्शन करू वाटल्यास आपण याचं. दूसरा वाला पार्ट जो होता है वो होता है स्केलेटल मसल्स, उसको स्ट्राइटेड मसल भी कहा जाता है. स्केलेटल मसल क्यों बोलेंगे दूसरे टाइप के मसल्स को हम, क्या रीजन होगा उसके पीछे. साध्या सारे कन्सेप्ट आहेत, खूप सोप्या सोप्या. They are closely attached with our skeleton. Correct, very good. They are closely attached with our skeleton. That's why they are called as skeletal muscles. ते आपल्या स्केलेटन सोबत अटॅच असतात, म्हणून त्याला आपण काय म्हणतो, स्केलेटल मसल असं कन्सिडर करत असतो. ओके, और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इसको हम स्ट्राइटेड मसल्स भी बोलते हैं. स्ट्राइटेड मसल्स भी बोलते हैं उसको हम. तो स्ट्राइटेड मसल्स क्यों बोलेंगे बेटा, बताओ मुझे, व्हाई दे आर कॉल्ड स्ट्राइटेड मसल्स. स्ट्राइशंस, स्ट्राइटेड मसल्स, स्ट्राइशंस. स्ट्राइटेड मसल्स मीन्स उसके ऊपर बैंडिंग पैटर्न प्रेजेंट होता है. बैंडिंग पैटर्न, बँडिंग पॅटर्न का असतं ऍक्च्युअली, तर बँडिंग पॅटर्न म्हणजे काय, की जे बँड्स प्रेझेंट असतात, आता समजा डार्क आणि लाईट बँड्स, डार्क आणि लाईट बँड म्हणजे असं पूर्ण जर आपण बघितलं तर याच्यामध्ये हा वाला एरिया वेगळा असतो,
आणि हे असतात बघा बँड्स. दीज आर द बैंड्स. ऐसे बैंड्स प्रेजेंट होते हैं. ये वाला बैंड है, ये वाला बैंड है, और ये भी बैंड है, मगर ये डार्क बैंड है, ये जो है वो लाइट बैंड है. दिस वन इज ए लाइट बैंड. अगेन डार्क बैंड, अगेन लाइट बैंड. ऐसा अल्टरनेट अरेंजमेंट होता है. इस टाइप के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं स्ट्राइशंस. और स्ट्राइशन प्रेजेंट है, इसी की वजह से स्केलेटल मसल को दूसरा एक नाम दिया गया है, दैट इज कॉल्ड एज अ क्या बोलेंगे, स्ट्राइटेड मसल्स. दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज स्ट्राइटेड मसल्स. स्ट्राइटेड मसल्स सुद्धा आपण त्याला वर्ड वापरू शकतो. एंड दे आर मल्टीन्यूक्लिएटेड. मल्टीन्यूक्लिएटेड क्यों बोलेंगे इसको? क्योंकि उसके अंदर ज्यादा न्यूक्लियस प्रेझेंट होते, त्याच्यामध्ये जास्त न्यूक्लियस प्रेझेंट असतात, म्हणून त्याला आपण मल्टीन्यूक्लिएटेड म्हणत असतो. उसके अंदर ज्यादा न्यूक्लियस, एक न्यूक्लियस नहीं रहता उस सेल के अंदर. जो सेल होती है मसल्स की, स्केलेटल मसल की, उसके अंदर ज्यादा न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं. और दीज न्यूक्लियस आर प्रेजेंट इन द पेरिफेरल रीजन. ये हो गया स्केलेटल मसल के बारे में. और कार्डियक मसल के बारे में एक ही बार पॉइंट लिखना है, यहाँ पे बताना है आपको. तो कार्डियक मसल जो होती है, दीज मसल्स आर प्रेजेंट ओनली इन हर्ट एरिया. हर्ट के ही अंदर प्रेजेंट होती है, दूसरी किसी जगह में प्रेजेंट नहीं होती है मसल्स. और स्पेशली दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पर्टिकुलर एक्टिविटीज. कार्डियक एक्टिविटी जो होती है उसको कंट्रोल करती है वो. ये दिखने में स्केलेटल मसल की तरह होती है, मगर उसका फंक्शन जो होता है वो फंक्शन स्मूथ मसल की तरह होता है. दिसायला आपल्याला कशी दिसते, स्केलेटल मसल सारखी दिसते, मात्र त्याचं फंक्शन कसं असतं, स्मूथ मसल सारखं असतं. इन्व्हॉल्युटरी फंक्शन असतं त्याचं. ओके. आणि स्ट्राइटेड मसल सारखी का दिसते, कारण की त्यावर बँडिंग पॅटर्न असल्यासारखं असतं, म्हणून त्याला आपण दोघांचं कॉम्बिनेशन असल्यासारखं आहे बघा ही मसल, कार्डियक मसल. और ये यूनिन्यूक्लिएटेड होती है, मगर उसका साइटोप्लाज्म फ्यूज होने की वजह से, उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज होने की वजह से वो हमको मल्टीन्यूक्लिएटेड दिखती है. और इसी की वजह से हमारे मसल्स में, कार्डियक एरिया में सेल्फ ऍक्टिव्हिटी आहे. आपला हार्ट कसा आहे माहिती आहे तुम्हाला? आपलं हार्ट जे आहे ते ऍटोरिथमिक आहे. यू नो ऍटोरिथमिसिटी? आवर हार्ट इज ऍटोरिथमिक. यू नो ऍटोरिथमिक? ऍटोरिथमिक म्हणजे सेल्फ ऍक्टिव्हेटेड. आणि सेल्फ ऍक्टिव्हेटेड काय आहे आपल्या कोणत्या मसल्समुळे? दॅट इज ड्यू टू कार्डियक मसल्स. कार्डियक मसल्स, हा, कार्डियक मसल्स मध्ये काही पर्टिक्युलर पार्ट्स असतात, एससी नोड आणि एव्ही नोड नावाचे. ते डिटेलमध्ये तुम्हाला बॉडी फ्लुइड सर्क्युलेशन मध्ये डिस्कस करायचे. एससी नोड आणि एव्ही नोड नावाचे दोन पार्ट असतात. त्यानंतर इलेक्ट्रिसिटी तयार केली जात असते त्याच्यामध्ये स्मॉल क्वांटिटीमध्ये, बरं, नाही तर जास्त क्वांटिटी मध्ये नाही, मसल्स जास्त प्रॉब्लेम क्रिएट होत असतो. तो इसकी वजह से उसको ऍटोरिथमिक कहा जाता है. आणि त्याच्याबरोबर आपल्या हार्टला मायोजेनिक सुद्धा म्हणतो आपण, कारण की मायोजेनिकचा अर्थ काय असतो, की याच्यामध्ये आपल्या मसल्सचे सेल्फ ऍक्टिव्हेशनचं काम करत असतात. कार्डियक मसल याला ब्रेनचं कंट्रोल सेकंडरी असतं, याच्यासाठी प्रायमरी कंट्रोल हे स्वतः स्वतः सुद्धा असतं, म्हणून याला मायोजेनिक म्हणायचं. म्हणजे कॉक्रोच सारख्या अॅनिमलचं हर्ट हे न्यूरोजेनिक असतं. न्यूरोजेनिक म्हणजे का? कारण की त्याच्या हर्टवर त्याच्या नर्वस सिस्टीमचा कंट्रोल असतो, प्रायमरी कंट्रोल. ओके, म्हणून त्याला न्यूरोजेनिक हार्ट म्हणतात. आणि आपल्या हार्टचा प्रायमरी कंट्रोल कशावर डिपेंड असतो? त्याच्या स्वतःवर डिपेंड असतो, त्याच्या कार्डियक मसलवर डिपेंड असतो, म्हणून त्याला आपण मायोजेनिक हार्ट असं कंसिडर करतो. तो ये हो गया थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन. तो बाकी का पॉइंट जो है वो हम नेक्स्ट पीरियड में कंटिन्यू करेंगे. चला, तर बाकीचा जो पोर्शन आहे तो पण नंतरच्या लेक्चरमध्ये डिस्कस करूया. चालेल? तर आजच्यासाठी आपण इथंच थांबवता. जर काही तुम्हाला डाऊट असतील तर तुम्ही विचारू शकता, कारण की 1-2 मिनिट एक्स्ट्रा सुद्धा झालाय. बाकीचे सुद्धा तुमचे क्लासेस असतील. तर चलो, अगर कुछ डाउट है बेटा तो आप डायरेक्टली मुझे पूछ सकते हैं, फिर उसके बाद में फोन लगा के भी या फिर मैसेज करके भी पूछ सकते हैं, नो इशू. जो भी कुछ डाउट आता है माइंड में वो आप पूछ सकते हैं मुझे. इफ यू एनी सिंगल डाउट देन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन. ओके, तो आज के लिए हम यहाँ पे हमारा क्लास स्टॉप कर देते हैं, और नेक्स्ट फ्राइडे को फिर दोबारा हम क्लास कंटिन्यू करेंगे.